हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ यूजिंग प्रेफरेंस शेयर्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज जो हमारा एमसीक्यू सेशन है उससे अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेनिफिट होगा आपको। हमारा वो जो सेशन है वो एमसीक्यू जो है नेट जेआरएफ और कॉमर्स की नॉलेज बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इन शेयर कैपिटल में होता क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होती है ना, वो एक्चुअली में क्या होती है, वो हमारी कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है ना, अपने पैसे इन्वेस्टमेंट के बदले में जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो मांगते हैं उसे ही हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने हमारी कंपनी को पैसे दिए, बदले में वो चाहता है कि कंपनी इतने डिविडेंड हमें दे, तो जितना डिविडेंड वो मांगती है ना, उसको ही हम प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट कहते हैं। तो जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड होता है ना शेयर होल्डर से, ये वही होता है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कंपनी। ये हमारी कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इट प्लेज अ सिग्निफिकेंस रोल व्हाइल डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे कि कितना हमें बाहर से पैसा लेना है, कितना प्रेफरेंस शेयर से लेना है, कितना रिटेन अर्निंग एटसेट्रा, तो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट जरूर काम में आएगी। बिकॉज जब तक कॉस्ट नहीं पता चलेगा, डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा ज्यादा है। ओके, फिर आगे क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसे तरीके की इक्विटी होती है जो कि शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड देता है, और सबसे पहले डिविडेंड देता है, इक्विटी शेयर से पहले भी डिविडेंड देता है। देखो, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, वो घर के उस गेस्ट की तरह होते हैं जिसे पूरे घर के फैमिली मेंबर से पहले नाश्ता मिल जाता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि भाई इक्विटी वालों को प्रॉफिट मिले चाहे ना मिले, मुझे प्रॉफिट का हिस्सा सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, इनका जो प्रेफरेंस शेयर्स का जो वोटिंग राइट्स होता है ना, वो नहीं मिलते, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलते हैं कंपनी में। ओके, फिर आ जाते हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव। जो शेयर्स एक्युमुलेट होते हैं अनपेड डिविडेंड के लिए। ठीक है, कि अगर आपने क्यूमुलेटिव कौन से होता है कि भाई अगर मैंने तेरे को जनवरी का डिविडेंड नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, फरवरी का भी नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, मार्च में डिविडेंड अगर दे रही है ना कंपनी, तो तीनों महीने का इकट्ठा करके देगी। तो ठीक है, तो ये होता है एक्यूमुलेट हो जाता है, आपको देना जरूर है, आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि इकट्ठा हो रहा है और जो है बाद में देना पड़ेगा। रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल शेयर्स वो होते हैं जिनको कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, कंपनी जब चाहे उन्हें खत्म कर सकते हैं उनका पैसा वापस दे करके। और जो इरिडीमेबल्स होते हैं वो लाइफ टाइम चलते हैं, वो खत्म नहीं हो सकते। फिर आते हैं पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है और वो कंपनी में काम भी करते हैं। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग सिर्फ कंपनी में पैसा देने तक के लिए काम में होते हैं, उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं है मेन वर्क से। फिर आते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स। कन्वर्टेबल शेयर्स जो कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी या डिबेंचर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें हम इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। फिर अगला पॉइंट आता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है इस अप्रोच में, D/PO। डिविडेंड पर शेयर, कितना आप डिविडेंड आप एक शेयर को दे रहे हो, डिवाइड करो आपने कितने रुपए में, इशू प्राइस कितने रुपए में वो डिविडेंड जो है इशू किया था। सिंपल सा आपका जो है कॉस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 100 रुपए पर शेयर पे अपना प्रेफरेंस शेयर इशू करा था, और उसने कहा था मैं 10 रुपए दूंगा तुम्हें उस 100 रुपए के बदले। तो हमारा यहाँ पे डिविडेंड रेट क्या हो गया, 10 रुपए, और टोटल कितने का शेयर था, 100 रुपए का। तो 10/100, 10% की हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आ गई। फिर आता है अगर हमारे शेयर्स रिडीमेबल है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी हमारी कॉस्ट D+RV, नेट रेवेन्यू माइनस में NP डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड, दोबारा से बता दूं कि डिविडेंड कितना दे रहे हैं, प्लस में ब्रैकेट्स ऑफ रिडम्पशन वैल्यू माइनस में नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय कितने आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, डिवाइडेड ऑफ होल ऑफ ब्रैकेट रेवेन्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला का आप सॉल्व करके देखिएगा, इजी फॉर्मूला है। फिर इसके हम फैक्टर्स पे आ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो हमारे शेयर्स को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला डिविडेंड रेट, कि जितनी ज़्यादा हाई आप डिविडेंड दोगे आपकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर वो कहता है मार्केट शेयर प्राइस, अगर आपका शेयर प्राइस बढ़ता है मार्केट में तो आपकी लागत घट भी सकती है, ऐसी बात नहीं कि हमेशा ऐसे रहेगी। फिर वो कहता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट, जो कॉस्ट होती है ना शेयर्स को इशू करने के लिए, वो पूरी नेट प्रोसीड की कॉस्ट को बढ़ा देती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधा हम जो है प्रेफरेंस शेयर का इशू कर दिया, उससे पहले भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मार्केटिंग वगैरह, जिनके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, जिनसे ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर आता है टैक्स ट्रीटमेंट। डेट की तरह प्रेफरेंस डिविडेंड्स में टैक्स डिडक्टिबिलिटी नहीं मिलती। टैक्स डिडक्टिबिलिटी नहीं मिलने के कारण से वो जो होता है टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है डेट के कंपेरिजन में। फिर हम बात करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर का हमारे फाइनेंसिंग में क्या रोल होता है। एडवांटेज क्या है, ये इक्विटी से लेस रिस्की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कमान है ना कंपनी की, वो मालिक के हाथ में ही है, क्योंकि वोटिंग राइट नहीं मिल रहा। स्टेबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थोड़ा पैसा देना है और काम करो। डिसएडवांटेज क्या है कि ये मोर एक्सपेंसिव होता है डेट से। क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं।
फिर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? परफेक्ट वाला, कि जो इक्विटी डेट और प्रेफरेंस का इस्तेमाल करे और अपने रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस करे, वही हमारा आज के ज़माने में जो है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।